जू यूई पानी में देखती है। अब मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए, वह सोचती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, यूई। वह ऊपर देखती है। यान वेई पुल के एक स्टील के खंभे के पीछे छिप जाता है। यह आदमी कौन है? यह नया व्यक्ति निश्चित रूप से दागोन बाओ का स्टार रिपोर्टर जी येफान है। उसने जू यूई से कहा, बहुत समय हो गया है। जू यूई दूसरी ओर देखती है। ईमानदारी से कहूँ तो ये काफी लंबा नहीं है। बिना किसी डर के जी येफान उसके पास जाती है। मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजरी हो। मैंने सब कुछ सुना है। यूई, जब मैंने सुना कि तुम ठीक नहीं हो रही हो, तो मैं तुम्हें देखने के लिए बेपिंग से यहाँ तक दौड़ी। मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत याद किया है। अगर तुम ठीक होती तो बात अलग होती, लेकिन अब हालात जिस तरह के हैं। वह उसके कंधों को पकड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ किसी और आदमी के बच्चे को पालने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक और मौका दोगी और हम फिर से शुरुआत कर सकेंगे। जू यूई पीछे हट जाती है। ये फन, तुमने उस समय जो किया, मुझे छोड़ दिया ताकि तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सको। वह झो हिंग ने जो किया है उससे अलग नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुमने हमारे प्यार के बजाय अपने करियर को चुनना गलत किया, लेकिन तुमने उस समय एक विकल्प चुना था। इस समय तुम्हारा पीछे हटना और मुझसे दूसरा मौका मांगना अस्वीकार्य है। वह उससे मुंह मोड़ लेती है। तुमने मुझे जिस क्षण छोड़ा, मैंने उसी क्षण तुमसे प्रेम करना बंद कर दिया। यान वेई अपनी छुपकर बातें सुन रही है। हम्फ, तो वह भी एक और कूड़ा है, वह निष्कर्ष निकालती है। अचानक वह चौंक कर ऊपर देखती है। डॉट डॉट डॉट, और देखता है कि एजेंट बाईपास की छत से उन पर राइफल तान रहा है। सावधान, वह चिल्लाती है और अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलती है। जू यूई मुड़ती है, तभी गोली की आवाज आती है और जी येफान के पेट से खून बहने लगता है। येफान, यूई चिल्लाती है। यान वेई एजेंट बाई पर गोली चलाता है जबकि जू यूई उत्सुकता से जी येफान की देखभाल करती है। यान वेई की एक गोली एजेंट बाई के सिर के ठीक ऊपर दीवार से टकराती है, तभी वह झुक जाता है। जू यूई उसकी ओर देखती है। यान वेई, उस स्तंभ के पीछे जाओ। यान वेई आदेश देता है। जू यूई जी येफान को स्तंभ की शरण में खींचने के लिए दौड़ता है जबकि यान वेई एजेंट बाई पर गोली चलाना जारी रखता है। एजेंट बाई की एक गोली यान वेई के कंधे पर लगती है। यान वेई ने संक्षिप्त रूप से जू यूई पर नजर डाली, जो जी येफान की जांच कर रही थी। डॉट डॉट डॉट, और फिर अपनी बंदूक उठाकर एजेंट बाई पर फिर से निशाना साधती है। जू यूई उसकी तरफ देखती है। तुम हमेशा क्यों तब आती हो जब मैं सबसे ज्यादा खतरे में होती हूँ, अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाती हो। तभी जियान बिन और चेन योंग वहां आते हैं। वे एजेंट बाई पर गोली चलाते हैं और वह जल्दी से भाग जाता है। अब जबकि उन्होंने खतरे के एक स्रोत को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया है, जियान बिन यान वेई की ओर मुड़ता है। मिस यान, कृपया हमारे साथ आइए। वह यान वेई को हथकड़ी पहनाता है और उसे ले जाता है। चेन योंग खून से लथपथ जी येफान को साथ लेकर पीछे आता है। सभी को कार में ले जाओ, जियान बिन आदेश देता है। हम पहले अस्पताल में रुकेंगे। उस शाम बाद में यान वेई अपनी जेल की कोठरी में अकेली बैठी थी। तभी एक पुलिस अधिकारी ने उससे कहा, यान वेई, यहाँ कोई तुम्हें देखने आया है। बेशक, उसका आगंतुक जू यूई है। पुलिस अधिकारी उनसे कहता है, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, और चला जाता है। यान वेई ने पूछा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? शू यूई कहते हैं, मैंने एक वकील को नियुक्त किया और यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन किया। ओह, यान वेई ने कहा, तो ये कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। यान वेई, मुझे सच बताओ, जू यूई ने कहा, क्या तुमने झांग वान को मारा? यान वेई काफी देर तक चुप रही। अंततः वह कहती है, हाँ। तुम ऐसा क्यों करोगे? जू यूई ने पूछा, तुमने इतनी सारी बंदूकें क्यों छिपा रखी हैं? क्या मेरे करीब आने के पीछे तुम्हारा कोई छिपा हुआ मकसद था? और तुम मेरी जान बचाने के लिए बार बार अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? वह मन ही मन कहती है। यान वेई कुछ देर के लिए फिर चुप हो जाती है। अंत में वह कहती है, मुझे खेद है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी कहानी बताने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। सीन, रक्त, बंदूकें, युद्ध और युद्ध में हताहत बच्चों की मृत्यु। यान वेई याद करते हैं, मैं एक विदेशी भाड़े की कंपनी में एक सैनिक के रूप में बड़ा हुआ। मेरे जीवन का हर दिन या तो मारना था या मारा जाना था। हमें यान वेई को अपने साथियों के साथ युद्ध के मैदान में विस्फोटों और गोलियों से बचते हुए भागते हुए देखने का दृश्य मिलता है। यान, उसके कमांडर ने निर्देश दिया,
वे चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके दुश्मन की रक्षात्मक रेखाओं को तोड़ दें। यान वेई अपनी राइफल के बट से एक दुश्मन सैनिक के सिर पर वार करती है, फिर चाकू निकालकर उसका गला काट देती है। यान वेई आगे कहते हैं, मैं युद्ध से थक गया था। मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, इसलिए मैं कंपनी से भाग गया। हमें फ्लैशबैक में यान वेई की एक घायल साथी की बांह पर पट्टी बांधते हुए दिखाया गया है। वह उससे पूछता है, क्या तुम वाकई जा रही हो? अपने देश वापस जा रही हो? वह जवाब देती है, हाँ। लेकिन वहां पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे? वह पूछता है। वह जवाब देती है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिए। वह मुस्कुराता है, अपना सिर हिलाता है। भले ही कंपनी आपके पीछे न पड़े, लेकिन आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन जीना असंभव है। यान वेई जवाब नहीं देती या दे नहीं सकती। यान वेई का वर्णन आगे कहता है, मैं घर वापस आ गया। मैंने अपना स्टूडियो खोला और एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने की पूरी कोशिश की। एक और फ्लैशबैक में यान वेई अपने स्टूडियो के ठीक बाहर खड़ी है और सामने की मिठाई की दुकान पर नजर गड़ाए हुए है। वह एक हाथ में नकदी की गड्डी पकड़े हुए है। ओस्मांथस फूल और लाल बीन सूप, मीठा कमल के बीज का दलिया, स्टॉल धारक चिल्लाते हुए अपना सामान बेच रहा है। मीठा और चिपचिपा स्थानीय गुंडे, जिसके बारे में हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि उसका नाम एफा है, यान वेई से कहता है, मुझे वह पैसा दे दो। यान वेई ने उसे आसानी से दरकिनार कर दिया। क्रोधित होकर उसने उस पर उंगली उठाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? क्या तुम मरना चाहती हो? यान वेई ने संक्षेप में एफा को उसके स्थान पर रखने की कल्पना की। संयम, वह खुद को याद दिलाती है। वह एफा को अपना बैग और पैसे छीनने देती है। ये यहाँ दे दो, वह गुर्राता है। यान वेई आगे कहते हैं, इसके तुरंत बाद मेरी मुलाकात दूध पहुंचाने वाली लड़की हुंग मेई से हुई। हम यान वेई को एफा के लिए भयानक मौतों की एक श्रृंखला बनाते हुए देखते हैं। पृष्ठ पर एफा के मरने के 100 तरीके लिखा है। तुम क्या सोचते हो? वह गुड लक से पूछती है। वे बुरे नहीं हैं, है न? गुड लक उसकी ओर आंखें फाड़े देखता रहता है। हम वापस लौटते हैं और देखते हैं कि हुंग मेई स्टूडियो में आ रहा है। यह आपका दूध है, मिस। वह स्टूडियो में इधर उधर देखती है। क्या आपने ये सारी तस्वीरें खुद ली हैं, मिस? आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। जब वह यान वेई को दूध पीते हुए देखती है, तो हुंग मेई कहती है, मिस, आपको इसे इतनी जल्दी पीने की जरूरत नहीं है। मैं कल बोतल ले जा सकती हूँ। यान वेई दूध खत्म करके बोतल थमा देता है। ये लो। हुंग मेई बोतल लेकर बाहर की ओर देखता है। बारिश लगातार हो रही है, मिस। बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक सकता हूँ? यान वेई कहते हैं, आप कर सकते हैं। धन्यवाद, मिस, हुंग मेई ने कहा। तभी एफा स्टूडियो में आता है। आह, एक जाना पहचाना चेहरा। यान वेई ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? सुरक्षा धन, एफा ने कहा। समझे? यान वेई अपना सिर हिलाती है और एफा उत्तेजित हो जाती है। पैसा जो तुम्हें पिटने से बचाएगा, वह गुर्राता है। समझे? वह काउंटर के चारों ओर घूमता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो एक तरफ हट जाओ। हुंग मेई ने उसकी बांह खींची। कृपया, सर, पिछले कुछ समय से यहाँ व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, शायद आप तब तक इंतजार कर सकते हैं। एफा उसके बाल पकड़ता है और उसे बेरहमी से खींचता है। हुंग मेई दर्द से चिल्लाता है, तुम छोटे बच्चे, मैं तुमसे हाल ही में पैसे नहीं मांग रहा हूँ और तुम यहाँ हो, मेरे काम में अपनी नाक घुसा रहे हो। उसे छोड़ दो, यान वेई चिल्लाती है। वह उस पर नकदी से भरा एक डिब्बा फेंकती है। ये सब यहाँ है। संतुष्ट होकर एफा हाथ में नकदी की मोटी गड्डी लेकर स्टूडियो से बाहर निकलता है। तुम्हें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सका, मिस, हुंग मेई ने उदास होकर कहा। यान वेई केवल उसे देखता रहता है। अलविदा, मिस, हुंग मेई कहती है और बारिश में बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद उसके सिर पर एक छाता दिखाई देता है। ये निश्चित रूप से यान वेई के पास है। आप बहुत दयालु हैं, मिस, हुंग मेई ने खुशी से कहा। आप मुझे घर तक छोड़ने का भी कष्ट उठा रही हैं। आपका नाम क्या है, मिस? हुंग मेई ने पूछा। जवाब का इंतजार किए बिना उसने कहा, मेरा नाम हुंग मेई है। क्या आपने इसके बारे में पहले सुना है? यह एक सिगरेट ब्रांड है। आप एक युआन में 3 पैक खरीद सकते हैं। अगर आप एक साथ 10 पैक खरीदते हैं तो आपको प्रति पैक एक जियाओ की छूट भी मिल सकती है। हुंग मेई आगे कहती है, मेरी माँ ने कहा कि जब वह गर्भवती थी तो उन्हें बस एक हुंग मेई सिगरेट चाहिए थी, लेकिन प्रसव के बाद ही उन्हें सिगरेट मिल पाई, इसलिए उन्होंने मेरा नाम हुंग मेई रखा। क्या ये दिलचस्प नहीं है?
यान वेई चुप है। होंग मेई उत्साह से गुजरती हुई एक ट्राम की ओर इशारा करता है जिस पर शू युई की नवीनतम पुस्तक का विज्ञापन लगा हुआ है। ये शू युई है, क्या आपने उसके बारे में सुना है, मिस? यान वेई अपना सिर हिलाती है। क्या तुमने सच में उसके बारे में नहीं सुना? होंग मेई ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन वह शंघाई की सबसे मशहूर लेखिका है। वह भी एक गरीब परिवार से है, लेकिन अब उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो गई है जिसके पास बस्ती में एक बड़ा घर है। वह हमेशा अखबारों में छाई रहती है। होंग मेई आगे कहते हैं, मेरी माँ कहती है कि एक बार जब मैं 100 युआन जमा कर लूँगा तो वे मुझे स्कूल भेज देंगी। फिर मैं पढ़ना लिखना सीख सकता हूँ और अच्छे परिवार में शादी भी कर सकता हूँ। यान वेई उसे सोच विचार कर देखता है। यान वेई ने बताया, मुझे समझ में नहीं आया कि अपनी परिस्थितियों के बावजूद वह दूसरों के प्रति इतनी गर्मजोशी से क्यों पेश आती है। लेकिन उसने मुझे कुछ नया सिखाया कि सामान्य लोग कैसे हो सकते हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह कभी भी स्कूल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचा पाएगी। हमें होंग मेई की माँ की कहानी याद आती है जो अपनी बेटी के हाथों से पैसे छीनने की कोशिश कर रही है। क्या आज वेतन नहीं मिलने वाला है? वह पूछती है। 1 युआन, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? ठीक है, मेरे पास वैसे भी सिगरेट नहीं बची है। यह एक पैकेट होंग मेई के लिए काफ़ी होगा। यान वेई का वर्णन आगे कहता है, वह आपकी पुस्तक की एक प्रति खरीदने में भी सक्षम नहीं थी। हम वापस उस दृश्य को देखते हैं जिसमें यान वेई होंग मेई से कह रहा है, तुम मुझे एक बोतल दूध दे दो और मैं देखूंगा कि क्या मैं इसके बदले में कोई किताब ले सकता हूँ। क्या ये काम करेगा? होंग मेई ने संदेह से पूछा। यान वेई ने बताया, और फिर वह मर गई। मैंने उसकी कलाई से लाल धागा निकाला। यान वेई आगे कहती हैं, बाद में मुझे दूध पहुंचाने वाले लड़कों में से एक शियाओ पान से घटना की सच्चाई पता चली। हम वापस आते हैं और देखते हैं कि होंग मेई को झांग वान ने कुचल दिया। वह किसी तरह एक शब्द बोल पाती है, मदद करो। जियाओ पांग भयभीत होकर देखता है। होंग मेई, वह चिल्लाता है और उसकी ओर दौड़ता है। झांगवान गाड़ी चलाकर भागने लगती है, लेकिन फिर वह रास्ता बदल लेती है और कार को होंग मेई के ठीक ऊपर ले जाती है। जू युई कहते हैं, वही रात थी जब मैंने झांगवान को नौकरी से निकाल दिया था। वह झू हेंग की कार में बैठकर चली गई और उसने इस तथ्य का इस्तेमाल किया कि वह उसकी कार थी और उसे ब्लैकमेल किया। तारानकन तारानकन तारानकन, कृपया मूल मैन हुआ यहाँ देखें। अनुवादक का नोट, सेटलमेंट उन विदेशी बस्तियों में से एक है जो 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान शंघाई में स्थापित की गई थी। प्रत्येक रियायत को एक अलग विदेशी शक्ति द्वारा प्रशासित किया गया था और उस शक्ति के कानूनों द्वारा शासित किया गया था। उन्होंने अपनी खुद की उपसंस्कृतियां विकसित की जो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से चीनी संस्कृति से अलग थीं। यान वेई अपनी कहानी समाप्त करती है। वह जू युई से कहती है, बाकी सब आप जानते हैं। चू हुईजी के बारे में क्या? जू युई ने पूछा। यान वेई का कहना है, मैंने उसे नहीं मारा। वे दोनों काफी देर तक चुप रहते हैं। फिर जू युई सांस छोड़ती है और खड़ी हो जाती है। वह उन सलाखों में हाथ डालती है जो उन्हें अलग करती हैं। क्या इससे अब भी दर्द होता है? वह पूछती है। यान वेई ने पूछा, आप मुझे दोष नहीं देंगे? दोष? जू युई कहती है, अगर किसी को दोष देना है तो मैं खुद को दोषी मानती हूँ क्योंकि मुझे पहले सच्चाई का पता नहीं चला। आपने हमेशा मेरी रक्षा की है, वह आगे कहती है। अब मेरी बारी है। यान वेई ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इसमें शामिल न हो। उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वे मेरे साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जू युई कहती हैं, वे निश्चित रूप से आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं खोज पाएंगे। वह आगे कहती हैं, जब आपने पहली बार मेरी रक्षा के लिए खुद को आगे रखा तभी से मुझे पता था कि मैं आपकी किसी भी परेशानी से बचकर नहीं जा सकती। यान वेई फिर से निःशब्द होकर उसकी ओर देखता है। जू युई जाने के लिए उठती है, लेकिन जाने से पहले वह यान वेई की ओर देखती है। कृपया अपना ख्याल रखना, जू युई ने कहा, और मेरा घर ले जाने का इंतजार करना। स्टूडियो में वापस आकर जियांग बिन और चेन योंग सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चेन योंग ने घोषणा की, ये बंद है। जियांग बिन एक कांच के पैनल को तोड़ता है, अंदर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। जब वे दोनों मुख्य कमरे की तलाशी ले रहे थे, जियांग बिन ने घोषणा की, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस राइफल को ढूंढने जा रहा हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, बॉस, चेन योंग थोड़ी देर बाद रिपोर्ट करता है। जियांग बिन ने कहा, मैं तहखाने की तलाशी लूंगा, जबकि आप ऊपर की तलाशी लें। जियांग बिन डाकरूम की तलाशी लेता है और कुछ नहीं पाता। ये यहाँ नहीं है।
यह असंभव है। फ्रेमयुक्त चित्र उसकी नज़र को आकर्षित करता है। वह उस पर दस्तक देता है, एक खोखली आवाज़ सुनता है और महसूस करता है कि उसके पीछे एक खाली जगह है। वह चित्र को एक तरफ सरका देता है। ... तो उसने देखा कि उसके पीछे का स्थान शॉपिंग बैग, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषणों से भरा हुआ था। मुख्य कमरे में वापस आकर चेन योंग ने उससे कहा, बॉस, मुझे ऊपर कुछ नहीं मिला। आपको क्या मिला? उसी समय जू युई दरवाजे से अंदर आती है। जासूस जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियान बिन कहते हैं, ओह, हम गश्त पर थे, तभी हमने देखा कि सामने के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ था, इसलिए हम ये सुनिश्चित करने के लिए अंदर पहुंचे कि कोई चोर तो नहीं है। यह आपकी बहुत जिम्मेदारी है, जासूस जियान, जू युई ने कहा। अगर आपने अन्यथा नहीं कहा होता तो मैं मान लेता कि आपने ही कांच तोड़ा है। जियान बिन खालस्ता है, शहर के निवासियों की संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप क्यों नहीं जाकर सुनिश्चित करती कि कुछ भी छूट न जाए, मिस जू? हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। वह और चेन योंग जाने के लिए मुड़ते हैं। जासूस जियांग, जू युई ने कहा, यान वेई कब घर आ सकता है? जियान बिन ने पूछा, क्या आपको सचमुच लगता है कि उसे घर आने की इजाज़त दी जाएगी? बेशक, जू युई ने खुशी से कहा। उसने सिर्फ बंदूक से खेलना ही किया है। बंदूक से खेलने के खिलाफ कोई कानून नहीं है न? जियान बिन ने माना, बंदूकों के साथ खेलने के खिलाफ कोई कानून नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके साथ कैसे खेलते हैं। जैसे ही वह और चेन योंग स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, चेन योंग पूछता है, बॉस, क्या आपको लगता है कि अब तक उसने राइफल से छुटकारा पा लिया होगा? जियान बिन ने कहा, ऐसा होने की संभावना नहीं है। आप नहीं समझते कि एक योद्धा के लिए ऐसे हथियार का क्या मतलब होता है। रुकिए। वह रुकता है और शुयुई द्वारा सूटकेस को नदी में फेंकने की याद को ताज़ा करता है। वह ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन ये किसी और को इससे छुटकारा पाने से नहीं रोकेगा। चेन योंग तुरंत समझ जाता है, तुम्हारा मतलब है वह सूटकेस। किसी को तुरंत सूटकेस को हुआन को नदी से खींचकर लाने के लिए कहो। जियान बिन ने आदेश दिया। बॉस, आप मजाक कर रहे हैं। चेन योंग ने विरोध किया। हुआन को नदी इतनी चौड़ी और गहरी है, हम सूटकेस कैसे ढूंढेंगे? जियान बिन ने जवाब दिया, मुझे इसकी परवाह नहीं कि हम ये कैसे करेंगे, हमें वह सूटकेस ढूंढना है। 3 दिन बाद पुलिस कमिश्नर सोंग ने पुलिस स्टेशन में अपने अधीनस्थों के साथ बैठक की। उनमें से एक ने बताया, हमारे पास अभी भी यान वेई के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, तो आपको उससे तब तक पूछताछ करनी होगी जब तक वह अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेती। कमिश्नर सोंग ने आदेश दिया। हाँ कमिश्नर, उनके अधीनस्थ कहते हैं। तभी जू योई वकील को साथ लेकर आती है। वह कहती है, मैं आज यान वेई को अपने साथ घर ले जा रही हूँ। वह आगे कहती है, आपने पहले ही एक कानून का पालन करने वाले नागरिक को बिना किसी कारण के 3 दिन और 3 रातों तक हिरासत में रखा है, और वह भी एक युवा महिला। कानून का पालन करने वाला नागरिक। चेन योंग ने विरोध किया। मिस जू, आपको अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। चेन योंग, जियान बिन ने उसे डांटा। फिर वह जू युई की ओर मुड़ा। मिस जू, अगर आपको सच में लगता है कि आपकी दोस्त निर्दोष है, तो आप उसे बचाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हैं, और आपने शंघाई के सबसे अच्छे वकील की सेवाएं क्यों ली हैं? जासूस जियान, कृपया गोलमोल बातें करना बंद करें, जू युई ने कहा। अगर आपके पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो आपको यान वेई पर तुरंत आरोप लगाना चाहिए और मामले को सही करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आपको उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। नहीं तो मैं अपने वकील को आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दूंगा, जिसमें आप पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही उस मुकदमे की खबर बाहर आएगी, 3 घंटे से भी कम समय में ये पूरे शंघाई में फैल जाएगी। क्या आप हमें धमकी दे रही हैं, मिस जू? कमिश्नर सोंग ने पूछा। तुम्हें पता था कि मैं ऐसा करूंगा, जू युई ने कहा, और कमिश्नर सोंग चुप हो गया। रुको, कोई बाहर से पुकारता है। कमिश्नर सोंग दरवाजे की ओर देखता है। क्या हो रहा है? कौन है? पुलिस स्टेशन का एक कर्मचारी अंदर आता है। उसके साथ एक महिला है। ये जिनहुआ होटल की अटेंडेंट में से एक है। वह अपराध स्थल पर मौजूद तीसरी व्यक्ति थी। मैं पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ, महिला ने कहा। ये यान वेई थी, उसने ही जू हुईजी को मारा था। जू युई अचंभित होकर केवल देखती रह गई।